नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग माँ शारदे का नाम लेकर अपना प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हो जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में, जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन मानसून में जो है अपना जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया का, वो क्या होता है उसमें कि हिंद महासागर से जो है वो एशिया के महाद्वीप की ओर क्या बहती है, हवाएं प्रवाहित होती है। तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा मानचित्र से। अगर आप लोग विश्व का मानचित्र पढ़ लिए तो उससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया किधर है, और वहाँ पर ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान जब हवाएं जो बहती है वो हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पर टोटल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। टोटल 75 क्वेश्चन मिलेगा सेट का, जो कि आप लोग को जीके और जीएस से रहेगा। मतलब आप लोग का 50 यहाँ पर जीके रहेगा और 25 जो है वो साइंस से रहेगा, मतलब जीएस रहेगा। और बाकी बात जो रीजनिंग और मैथ रहता है वो यहाँ पर हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर अपना दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट परमाफ्रॉस्ट पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तरी अमेरिका और साइबेरिया में। तो याद रखिए आप लोग, उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया क्षेत्र में क्या पाई जाती है? ये पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। याद रखिए आप लोग, परमाफ्रॉस्ट ये कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में। तो साइबेरिया अब क्या बोलता है, आप लोग को पता है कि रूस जो है वो 2 मतलब महादेश में आता है। एक तो आ जाता है यूरोप महादेश से और एक आ जाता है एशिया महादेश में। तो जो रूस जो एशिया महाद्वीप वाला जो भाग है रूस का, उसे हम लोग साइबेरिया बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग, रूस का एशिया महाद्वीप वाला जो भाग है उसे हम लोग साइबेरिया बोलेंगे। तो वहां पर और उत्तरी अमेरिका, ये दोनों में जो है अधिकतर क्या पाया जाता है? निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है। तो जनसंख्या का जो गणितीय घनत्व होता है वो होता है संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? तो ये आर्य समाज, आप लोग को पता है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया है? ये क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ये इसी संबंधित से किससे संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित है। दलित वर्ग के संबंध में इसने आवाज उठाई थी, किसने? आर्य समाज ने। इसे आप लोग याद रखेंगे। और ब्राह्मण समाज की बात करें तो यह स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। एंड प्रथम समाज का संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ब्राह्मण समाज का हो गया राजा राम मोहन राम, और ये हो गया प्रथम समाज का संस्थापक हो गया आत्माराम पांडुरंग, एंड आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया था। तो दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पर जोर दिया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो पूर्ण स्वराज की मांग भी किया गया था पहली बार 1930 ईस्वी में, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक जो है वो लाला हरदयाल थे। याद रखेंगे आप लोग, गदर पार्टी के स्थापना कौन थे? लाला हरदयाल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा अपना कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो आप लोग को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपना है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये पहली बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो बने थे 1929 ईस्वी में। याद रखेंगे आप लोग, 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अंग्रेजी में अनुवादित भारतीय राष्ट्रीय नेता, अंग्रेजी में अनुवादित भारतीय राष्ट्रीय सेना से हम लोग कहते हैं शॉर्ट में INA, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है एकता, विश्वास और बलिदान। याद रखेंगे आप लोग, एकता, विश्वास और बलिदान। ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सेना का आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? तो मिसिसिपी का मुहाना जो है, मिसिसिपी का जो मुहाना है वो किसका? मुहाने का संकुचन है वो क्या है? भू संतुलन का उदाहरण है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। मिसिसिपी जो मुहाने का संकुचन है यह एक भू संतुलन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को
निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है? तो सतही प्लेट के मध्य घटित होने वाला ज्वालामुखी जो है वो है माउंट किलिमंजारो। याद रखें आप लोग, माउंट किलिमंजारो ये जो है सतही ज्वालामुखी जो है ये सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाएगा कि जीरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, जीरोफाइट वनस्पति जो ये मरुस्थलों में पाई जाती है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं तो घास के मैदान एवं मरुस्थलों में पाई जाती है क्या? जीरोफाइट वनस्पति। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो 2011 की जनगणना अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश का है। फिलहाल भी उत्तर प्रदेश का ही सर्वाधिक जनसंख्या है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पर आ जाता है अपना महाराष्ट्र जनसंख्या में, और तीसरे नंबर पर आ जाता है बिहार। तो ये भी पूछा जाएगा आप लोग को कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा रैंक है अपने देश में? तो ये तीसरे नंबर पे बिहार है जनसंख्या की दृष्टि से, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि पिकलीहल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है। तो पिकलीहल और उतनूर जो है वो नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है, याद रखें आप लोग। पिकलीहल और उतनूर जो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो ये लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो आप लोग को पता होगा कि अगर अनुच्छेद 70 में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी काम से कहीं गए हुए हैं या फिर उसका पद खाली है राष्ट्रपति का, तो उसके जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो, तब उसके जगह पर कौन कार्य करेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे उस टाइम भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो उस टाइम क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन थे जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो आप लोग को पता है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम जो भारत के राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। तो यही शपथ दिलाए होंगे किसको? भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को। जिसे आप लोग को पता है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। उसी प्रकार भारत के जो प्रधानमंत्री बनेंगे उसका शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा। तो राजीव गांधी के समय जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भारतीय संघ के कौन से देश के संघ के सदृश है? तो ये आप लोग को पता है कि कनाडा के समान अपना संविधान में संघ जो है, संघ का ऐसे भी आप लोग को पूछा जाएगा प्रश्न कि संघ शब्द जो है ये अपने संविधान में कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया, और ये भारतीय संघ जो है वो कनाडा के संघ के सदृश ही है, आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर संयुक्त बैठक लिया गया था, यहाँ से कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, आप लोग याद रखेंगे, जो कि आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक। ये लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होता है तो राष्ट्रपति ही संयुक्त बैठक बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं? वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये आर्टिकल 108 में, और ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वन संरक्षण के संदर्भ में 1987 ईस्वी में नवधान आंदोलन का स्थापना डैश द्वारा की गई थी? ये वंदना शिवा के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग 1987 ईस्वी में नवधान आंदोलन की स्थापना जो है वो वंदना शिवा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि फिल्म शतरंज के खिलाड़ी डैश की एक लघु कहानी पर आधारित है। तो शतरंज के खिलाड़ी जो एक फिल्म है ये मुंशी प्रेमचंद की एक लघु कहानी पर आधारित है, याद रखेंगे आप लोग। फिल्म जो है शतरंज के खिलाड़ी ये मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी लिखी थी, उसी पर आधारित ये फिल्म है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे सूचना का अधिकार भारत में 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 21, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1993 ईस्वी में, याद रखिए आप लोग कि एमपी लैड्स जो है वो कब शुरू की गई थी? वो 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी, और इसका फुल फॉर्म जो है वो है
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993 से में याद रखेंगे आप लोग। 93 संविधान संशोधन से किससे संबंधित है? तो ये 93 संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। तो याद रखें आप लोग, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था वो किस संविधान संशोधन से? तो 93 संविधान संशोधन से। बाकी बात पंचायती राज संस्था जो ये 73वां संविधान संशोधन से हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य आप लोग को पता है कि क्या कहते हैं 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। बाकी बात 86वां संविधान संशोधन से भी एक लास्ट वाला जो 11वां नंबर मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आए कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो ये आर नरकसे से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जो अस्तित्व में आई थी वो अप्रैल 1948 ईस्वी में आई थी। कब हुआ था? अप्रैल 1948 ईस्वी में भारत में पहली औद्योगिक नीति अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भारत के किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? तो भारत के किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है घरेलू क्षेत्र से। याद रखें आप लोग, घरेलू क्षेत्र से जो अपना अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे भारत सरकार की कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना का संचालित कर रही है? तो ये कर रही है भारत का LIC। तो आप लोग याद रखेंगे LIC जो भारत का एक संस्था है ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कौन संचालित कर रहे हैं? तो LIC कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंग चोलम जो ये मणिपुर का लोक नृत्य है, पुंग चोलम। राष्ट्रीय सांख्यिकी संघ आयोग जो कि आप लोग को पता है कि NSO इसका शॉर्ट नेम हो गया। पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था? ये 12 जुलाई 2006 ईस्वी में उसका स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का। 12 जुलाई 2006 ईस्वी, याद रखें आप लोग, 12 जुलाई 2006 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला 3D तारामंडल जो है वो मंगलौर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मंगलौर, यहाँ पर भारत का पहला 3D तारामंडल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। और अभी जो है संपत्ति को किस आर्टिकल में सौंपा गया है? तो ये 300 का ये आर्टिकल, इसमें इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 31 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सा जानवर माइक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? MIK एक कार्यक्रम है, ये किससे कौन सा जानवर जुड़ा हुआ है? तो हाथी जानवर जुड़ा हुआ है। याद रखेंगे आप लोग, माइक कार्यक्रम से हाथी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम चूल्हे ने किया था जिसका नाम नीमा था। याद रखेंगे आप लोग, बचपन में कहानी पढ़े होंगे। तो कबीर का जो पालन पोषण किया गया था वो नीमा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है इसी ने स्वयं को एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं कि गौतम भगवान जो एक ब्राह्मण थे। तो इसी से आप लोग याद रख सकते हैं कि एक ब्राह्मण को उपाधि कौन लिए थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी।